नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। 31 मई को चंपावत सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर के मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तैयारियां जो है वो पूरी हो गई है। सभी बूथों पर वीवीपैट युक्त ईवीएम जो है वो लगा दिए गए हैं। 40 से 50% मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग भी रहेगी। तो उपचुनाव को लेकर के लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। 31 मई को चंपावत उपचुनाव होना है। इसको लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अजय पांडे। अजय, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां जो है वो उपचुनाव को देखते हुए कर ली गई हैं अभी तक? देखिए, 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार निष्पक्ष चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटा रहा है। वोटर लिस्ट फाइनल कर लिए गए हैं क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर लगातार मीटिंग कर रही हैं, अधिकारियों के साथ वो बैठकें कर रही हैं और अपने स्तर से वो दिशा निर्देश दे रही हैं कि किस तरह से ये चुनाव संपन्न कराए जाए। क्योंकि इस चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और ऐसे में कहीं से भी कोई गतिरोध न हो, कहीं से कोई ऐसी स्थितियां न हो जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव देखने को मिले। इससे बचने की पूरी कोशिश निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है क्योंकि जिलाधिकारी संबंधित चुनाव को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपना वो लगातार फीडबैक दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस बार पूरी की पूरी कोशिश यही रहेगी कि निर्वाचन आयोग के ऊपर जो तमाम आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाते रहे हैं, इस तरह का कोई आरोप न लगे। और विपक्ष की ओर से कई बातें जो निर्वाचन आयोग को कही जा रही है क्योंकि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के 31 मई को यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है और इसके बाद से 3 जून को मतगणना होगी। तो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां चाक चौबंद कर ली हैं। अब क्योंकि 31 मई का इंतजार है, जितने अधिकारियों की वहाँ जरूरत है, जितने फोर्स की जरूरत है, सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है, उतने सभी लोगों की तैनाती कर दी गई है। अब 31 मई को वोटिंग के दिन सभी लोग अपने अपने जगह पर मौजूद रहेंगे, जहां पर उनकी ड्यूटी तैनात की जा रही है, जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, वहां पर वो मौजूद रहेंगे। और मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी सौजन्या जावलकर ने ये कहा है कि ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि चंपावत जाने पर बीजेपी नेताओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ अधिकृत नेता ही चंपावत जा सकेंगे। बीजेपी चंपावत को नहीं और ज्यादातर नेताओं को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि अनावश्यक भीड़ जो है वो बीजेपी नहीं जुटाना चाहती है, जिसको लेकर के ये फैसला लिया गया है। सिर्फ अधिकृत नेता ही चंपावत जाएंगे। चूंकि 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होना है, इसको लेकर के तैयारियां जो है वो भी लगभग पूरी की जा चुकी हैं और ऐसे में बीजेपी नेताओं पर बताया जा रहा है कि रोक लगा दी गई है। अधिकृत नेता ही सिर्फ वहां पर जा पाएंगे, चूंकि बीजेपी का यह कहना है कि वे अनावश्यक भीड़ नहीं जुटाना चाहते हैं। उपचुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था को दुरुस्त एवं चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से आज जनपद के सीमांत टकनपुर
मनबसा क्षेत्र में पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त बटालियन ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला और अपराधियों को क्षेत्र से दूर रहने की नसीहत दी है। इसके साथ ही आम नागरिकों को चुनाव के संपन्न होने तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है। सीओ अविनाश वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर फ्लैग मार्च निकाला। सीओ अविनाश वर्मा ने बताया कि चंपावत में होने वाले आगामी उपचुनाव को देखते हुए चकनपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सभी लोग आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। कोई भी व्यक्ति अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उसके संबंध में आज शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करने के लिए पुलिस के द्वारा और एसएसबी के द्वारा संयुक्त रूप से चकनपुर क्षेत्र के जितने भी प्रमुख एरियाज हैं उनमें हमने एक फ्लैग मार्च निकाला है और इस फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को एक संदेश दिया है कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाने में हमारी मदद करें और साथ ही साथ हमारे द्वारा ये भी अपील की गई कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट देने के लिए आगे आए। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के घोटाले की विजिलेंस जांच की बात कही गई है। हरक सिंह रावत की मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है। पूर्व आयुष मंत्री हैं हरक सिंह रावत, इसको लेकर के फिलहाल विजिलेंस जांच की बात कही गई है। इस पूरे घोटाले पर हरक सिंह रावत की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, गलत भर्तियों और अनियमितताओं की विजिलेंस जांच की बात कही गई है। बुधवार को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले शासन ने अपर सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी और जो जांच कर रही है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में गड़बड़ी के लिए चर्चाओं में रहा है। पिछले साल अगस्त में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने विश्वविद्यालय में कुल सचिव से बिंदुवार सभी आरोपों की जांच रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद अप्रैल में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया की भी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच समिति में अपर सचिव अमिता जोशी, संयुक्त निर्देशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी कृष्ण सिंह इसमें शामिल रहे। उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच गुरुवार को एक हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में राज्य सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राम व आदिवासी निर्देशक भी इसमें अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी, बीपीसीएल के अरुण कुमार सिंह, निदेशक सुखमल जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में नवीनीकरणीय एवं अन्य परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए ये एमओयू किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 22 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खोलेंगे। यात्रा को लेकर के सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। पंच व्यापारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ।
सीएम धामी और राज्यपाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई थी और फिलहाल आज बताया जा रहा है कि पहला जत्था रवाना भी हो गया है। गुरुवार को पंच व्यापारों के अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 22 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश में बुधवार से एथिक्स इन्फोटेक कंपनी ने पंजीकरण केंद्र शुरू कर दिया है। यहां श्रद्धालुओं का ऑफलाइन पंजीकरण हो रहा है। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। पैदल मार्च पर भी आवाजाही सुचारू है। शुभ दिन है। आज से यात्रा हेमकुंड साहिब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं और आज बड़ा शुभ दिन है। और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है और हम सबसे अनुरोध भी हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा बाय रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है। आने वाले समय में ये यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से भी हो पाएगी। सभी को शुभकामनाएं। यात्री आ रहे हैं लेकिन लक्ष्मण झूला पुल बंद पड़ा है, बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। यात्री और व्यापारी भी भूखमरी की कगार में। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, यात्रियों के लिए भी अच्छी हो और यहाँ के जो हमारी व्यापारी बंधु भी अच्छी हो, उसके लिए जो भी समुचित प्रबंध हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं जल्दी। बहुत ही बड़ा दिन है आज। ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहिब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, अभी चार धाम की यात्रा चल रही है। ये प्रभु का, शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आज से जो यात्री चलेंगे ये 22 तारीख से हेमकुंड साहिब में जाएंगे। और हेमकुंड साहिब का जो तप भूमि है, तपस्या का जो चिन्ह है, वहाँ से जो आस्था आती है वो पूरे देश के लिए बहुत अलग है। मैं तो कहूँगा कि हम अत्यंत खुश हैं। हर एक उत्तराखंडी बहुत ही खुश है कि हमारे घर में यात्री आए हैं। जो हमारी आज की रजिस्ट्रेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या किया है कि आप देर हो चुकी थी और जत्थे को श्रीनगर रुकना पड़ेगा। श्रीनगर ऑलरेडी यात्री रुका हुआ है, तो हमने सांकेतिक तौर पे 250 आदमी को भेजा है। बाकी कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। और आज का प्रोग्राम में माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, मेयर सारे पहुँचे थे। और सबसे अच्छी बात लगी जो धार्मिक संस्थाओं के जितने हेड हैं वो भी पहुँचे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि जो हमारा उत्तराखंड है ये देवभूमि है, इसमें देवों का वास है। यहाँ पर सारों की जो कहते हैं ना अतिथि देव भव की भावना है। सभी अपने खुले दिल से, खुले हाथ खोल के आपके वेलकम के लिए खड़े हैं। लेकिन आपसे भी निवेदन है कि जब आप आएँ तो जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो। आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आपके हित में है, कोई उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अगर किसी दिन स्लॉट में आपको जगह नहीं मिलती है तो 2 दिन का कार्यक्रम डिले कर लो। और यहाँ पर आओ तो पर्यावरण का खास तौर पे ध्यान रखें। प्लास्टिक मत यूज़ करें, यूज़ करोगे तो उसको डस्टबिन में फेंको। और ध्यान रहे कि आप देवभूमि में हैं। देखिए, व्यवस्था हमारे पे पूरी है और प्रशासन की तरफ से भी सारे कार्य कंप्लीट हो रखे हैं। बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था सारी उन्होंने कर रखी है। तो कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए। परमात्मा सब ठीक रखे। 2 साल से बिल्कुल एक तरीके से अकाल पड़ा हुआ था और सबकी आस्था जो है ना प्रभु में जो है वो सारे आना चाह रहे हैं ऊपर। तो ईश्वर करे सबकी मनोकामना पूरी और सभी। द्वितीय केदार भगवान महेश्वर के कपाट विधि विधान के साथ और श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गए हैं। इसके बाद अब 6 महीने तक धाम में ही आराध्य की पूजना होगी। बाबा महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गुंडार गांव पहुंच गई है। बीते बुधवार को सुबह 5 बजे से राकेश्वरी मंदिर रांसी के मंदिर के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने भगवान महेश्वर का अभिषेक कर भोग लगाया और मां राकेश्वरी के साथ भगवान महेश्वर की संयुक्त आरती भी उतारी। इसके उपरांत डोली ने राकेश्वरी मंदिर की परिक्रमा के बाद अपने धाम के लिए प्रस्थान भी किया।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग दुगुड़ा ब्लॉक के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी पहुंची। और वहीं ऋतु खंडूरी ने गर्भवती महिलाओं को उनके गोद भराई और 6 महीने की बच्चियों का अन्नप्राशन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की सराहना भी की। कार्यक्रम में लड़कियों को किशोरी किट और महिलाओं को वैश्विक किट वितरित की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चलाया जा रहा है, आम जनता को सभी को जागरूक करने के लिए कि बेटी और बेटा सब एक समान है। हमको उनको समान अवसर प्रदान करने चाहिए, समान अधिकार प्रदान करने चाहिए। दोनों ही के अपने महत्वपूर्ण इस अंग के समाज के जो महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इसी कड़ी में हमारे प्रदेश में हमारे जनपद में ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिस क्रम में आज यहाँ कोटद्वार में राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमारी जो माननीय अध्यक्ष हैं विधानसभा उत्तराखंड और इस क्षेत्र से माननीय हमारी विधायक भी हैं श्रीमती ऋतु खंडूरी जी द्वारा प्रतिभाग किया गया और उनके कर कमलों द्वारा हमने लोगों को जागरूकता के संबंध में कुछ बातें बताई। साथ ही हमने लगभग 50 बच्चों को किशोरी किट, नेम प्लेट, 50 ऐसी माताओं बहनों को जिनके यहाँ बेटियों ने जन्म लिया उनको वैष्णवी किट और हमने अन्नप्राशन और गोद भराई की रस्में भी यहाँ पर आज करवाई हैं। तो कार्यक्रम में बहुत अच्छे से रुचि दिखाते हुए हमारी मैडम ने उसमें बहुत अच्छे शब्द कहे और घौर की पहचान नौनी को नोक में उन्होंने अपनी विशेष रुचि बताते हुए उसमें उन्होंने बताया है कि उक्त कार्यक्रम उनका जो है बहुत पसंदीदा कार्यक्रम है और उनके निर्देशन में समय समय पर ये कार्यक्रम आगे और क्षेत्र में किए जाएंगे। मेरे मन का कार्यक्रम आज मैं उसमें पहुंची हूं और एक कुछ नयापन सा दिखा। आज हमने गोद भराई की, हमने आज अन्नप्राशन किया और किशोरियों को बांटा, हमने किट बांटा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको और मजबूत कर रहे हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि बाल विकास का जो विभाग है उसने आज ये यहाँ पर प्रोग्राम रखा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। कुछ सरकार की नई योजना है बच्चों को पढ़ाने के लिए और बचाने की बात है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब 2015 में शुरू हुआ था तो उत्तराखंड में भी ये स्थिति थी कि 1000 बच्चे थे और बच्चियां काफ़ी कम थी। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह से ज़मीन तक पहुंचा है उस कारण से आज ये जो रेशो है ये सुधरा है और करीबन 960 के करीबन बच्चियां अब हो रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कार्यक्रम हम केवल लेकर नहीं आए हैं, ज़मीन तक हम उनको पहुंचा पा रहे हैं। और वैसे ही मातृत्व वंदना योजना हो गई, महालक्ष्मी किट योजना हो गई, वात्सल्य योजना हो गई, ऐसी अनेक योजनाएं हम महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ अभी मैं पैम्फलेट देख रही थी और मुझे बहुत खुशी है कि इन योजनाओं के अलावा हमारे लिए जो राइट्स हैं, जो हमारे लिए लॉज हैं महिलाओं के लिए, उनको भी हम प्रचार कर पा रहे हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो बहुत अच्छा ये प्रयास हो रहा है सरकार। हल्द्वानी तराई पूर्वी गोला रेंज की वन विभाग टीम ने पिछले 5 महीनों में अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 मामले दर्ज करके उनसे 23 लाख से अधिक जुर्माना भी वसूल किया है, जिसकी वजह से उक्त तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि हल्द्वानी तराई पूर्वी गोला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार अवैध खनन एवं लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी करती आ रही है। वन विभाग की टीम ने 5 महीनों में 78 मामले भी दर्ज किए हैं, जिनमें से 12 वाहन राज्य संपत्ति घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही वन विभाग ने 23 लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूला है। क्योंकि गोला रेंज में जो हमारा खनन होता है, वन्यप्राणी जो खनन करता है उसका हमारा खनन पर नियंत्रण रखता है। वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से खनन है, जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तराखंड में की जाती है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नियंत्रण से खनन चुरान होता है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जो खनन अवैध खनन कार्य होता है उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियाँ राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रतिकर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम यह है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है और बहुत कम अवैध खनन इसका हो रहा है। गोला रेंज के अंतर्गत 3 पार्टियों में लगातार गश्त होती है। 8 घंटे की 3 पार्टियों में लगातार गश्त होती है, रात और दिन। और सबसे बड़ा
इसी गश्त का परिणाम है कि हमारी ज्वाला नदी बिल्कुल नियंत्रित है कि हाँ ज्वाला नदी में कहीं से कहीं तक भी कोई अवैध खनन नहीं होता है, जो भी होता है वो बाहरी क्षेत्र में होता है। और इसी गश्त के द्वारा अवैध आतंक के कोई भी केस मेरी रेंज में नहीं हुआ है, क्योंकि ज्वाला रेंज। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की पैरवी की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अगर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उसका फायदा उत्तराखंड राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के रूप में मिलेगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनके दुबई दौरे पर कई निवेशकों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी बात की है, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को लाभ मिल सकता है। इसलिए उनकी कोशिश है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। पर्यटन मंत्री ने प्रदेश के अन्य नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए ये जरूरी है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सके और इसकी पैरवी सभी नेताओं को करनी चाहिए। नहीं, रोपवे के प्लान है और हमारा प्लान फर्निकुलर का भी प्लान है। आपको पता है मैं दुबई यात्रा में गया था, तो वहां जो निवेशक हैं उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो आज हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है हरिद्वार में कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करें, और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर बहुत ही जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी प्रेसिंग डिमांड है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे। अगर उनका प्रयास होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक फ्लाइट हम जो है अबू धाबी से चलाएं और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ जाकर के जो हमारी टेहरी झील है, हमारे औली है और भी हमारे जो पर्वत श्रृंखला हैं उनका आनंद लें। ये हमारा प्रयास होगा, उसके लिए हमारी पूरी कार्रवाई जारी है। और मैं जब दुबई गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर आप मुख्यमंत्री जी को लाइए, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और निश्चित रूप में लोगों की बड़ी श्रद्धा है। जो हमारे भारतीय व्यापारी वहाँ पर जो हीरो का व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हम केदारनाथ के अंदर भंडारा खोलना चाहते हैं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो हमने उनसे आवेदन मांगे हैं, निश्चित रूप में उनकी सहायता की जाएगी। अगर कोई आदमी शंकर के भक्तों को, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को भोजन कराना चाहता है तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो निश्चित रूप में वो लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो हम 2 दिन की छुट्टी में भी हम गंगा आरती में शामिल होने के लिए आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। हमारे स्टेट के सभी लीडर्स को समझना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से काम करने में जुटे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।